आपके लिए एक्टिंग करता है ना, वो एथिकल एक्टर है। जो किसी के लिए करता है वो अनएथिकल। ऐसे ही है ना, अमेरिकन क्या कहते हैं, जो अमेरिका के लिए करेगा वो हैकिंग, वो एथिकल एक्टर है, और जो दूसरे नॉन अमेरिकन के लिए करेगा वो अनएथिकल। पेंसिल्स क्यों चलाई जा रही है? करिए। MS please. Assalamu alaikum sir. Walaikum assalam. MS please. अफसर महमूद. Yes sir. अफनान. अली हुरैरा. आमना इफ्तिकार. Present sir. अवैस अली. बिलाल. बिलाल तजामुल. Present sir. Present sir. मोहम्मद. फाद नासिर. हारिस तल्लत. Present. हसन इजाज. Present sir. इमाम फातिमा. इमान फातिमा. जुनेद. Yes sir. मीर हमजा. मियां मोहम्मद आदम. मोईज शफी. मोहम्मद आइश. ये वैसे इसका नाम का मतलब क्या है? और इसका क्या मतलब है? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मतलब यहाँ पे नहीं है। हमने तो कोई मतलब समझा ही नहीं, आप ही समझ रहे। मोहम्मद अब्दुल्ला. मोहम्मद एहसन. मोहम्मद फैसल. Yes sir. Present. मोहम्मद फुरकान. मोहम्मद हम्माद. Present sir. हमजा. Present sir. नदीम. नहीं. Present sir. Yes sir. दोनों ही. Muhammad Hamzazim present. मोहम्मद उसामा. मोहम्मद जैन. मुर्तजा रजा. Sir present. Mohammad Zain Sultan present. ओके. Present sir. राना जवाद. राशिद. Yes sir. सैफ अली. समीर अहमद. शाह बोरान. शमीर. Present sir. सैयद दिलावर. ओके. सैयद इर्ज़म. ताहा. इसका क्या मतलब है? इर्ज़म का सोया हुआ है। शेर बोले सोया हुआ है। ताहा शादात. तलहा ज़ाहिर. Present. तौहीद अहमद. विजदान. Present. जैन भाई. Present sir. ये लोग एब्सेंट हैं, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं. ठीक है. ओके. ये तो मेरे नेम के बिल्कुल ऑपोजिट तुम्हारा नेम है. मेरी असल का मतलब शेर होता है, और ये सोया हुआ मतलब बड़ी फखर से बता रहे सोया हुआ. तो देख के नहीं, मतलब चेंज कर लेते जब आपको पता चला. वैसे ये नूनिक से फायदा उठा सकता है. चले. ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. लेक्चर स्टार्ट करते हैं. प्रीवियस लेक्चर में किसी ने कुछ पूछना हो या किसी ने कुछ आइडेंटिफाई किया हो या कोई ऐसी चीज जो कि
आपको लग रहा होगा ये पूछने वाली है, ये याद हो आपका प्रीवियस लेक्चर? नहीं, कोई नहीं याद? इंट्रोडक्शन में क्या था? डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, क्या होती है डेटा और इंफॉर्मेशन? प्रोसेस डेटा। ओके, तो मैं थोड़ा सा मोटिवेशनल लेक्चर था प्रीवियस लेक्चर जो है, उसमें मैंने बताया था कि डेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है और इसकी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। डेटा को स्टोर करना, डेटा को स्टोर करके उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, इससे क्या होता है, इससे डिसीजंस मेकिंग में हमें फ़ायदा मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन जो है इससे डिसीजन मेकिंग करती हैं और करेक्ट डेटा, राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की तरफ जो है उसको लेके जाती हैं, लीड करती हैं। ओके, सो आज हम फॉर्मली लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज डेटाबेस सिस्टम का कोर्स है, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर बात हो गई थी, ठीक है। तो डेटाबेस पे आज बात करते हैं कि व्हाट इज अ डेटाबेस, ठीक है। सो डेटाबेस आपके ख्याल में अभी फॉरगेट अबाउट के डेटाबेस डेफिनेशन क्या है, आपके ख्याल में डेटाबेस क्या चीज़ है? व्हाट इज डेटाबेस आपके ख्याल में? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ पे रॉ डेटा सेव होता है उसको क्या कह सकते हैं? वो एक बाउल। मैंने इस साल भी पूछा था, एक और क्लास है मेरी, एक सेक्शन है मेरा, तो उसमें एक स्टूडेंट ने कहा था कि स्टोर, एक गोदाम का वर्ड उसने यूज किया। तो मैंने उसके आंसर को अप्रिशिएट किया। मैंने कहा कि आप मतलब ये कोई इंग्लिश कम्युनिकेशन की क्लास नहीं है कि जिसमें आपने कोई इंग्लिश में हाई फाई कोई आपने कीवर्ड बोलना है तो फिर आप इम्प्रेस कर सकते हैं टीचर को। द थिंग इज कि आप चूँकि हमारी जो मदर जो लैंग्वेज है वो उर्दू और पंजाबी है, तो हमारे माइंड में ज़्यादातर इस तरह के कीवर्ड्स आते हैं जो कि हम डेली लाइफ में सुनते हैं। तो अगर आपकी लॉजिक क्लियर है, ठीक है, तो डजंट मैटर आपको पंजाबी में कोई वर्ड आता है आप पंजाबी में आंसर कर दें, उर्दू में, कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इस तरह से ही आंसर करना है। तो उसने कहा कि डेटाबेस इज समथिंग, एक गोदाम है जिसमें डेटा स्टोर है। तो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, ऐसे ही है। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज अगर हम गोदाम की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो डेटाबेस इज अ रिपोजिटरी वेयर वी स्टोर डेटा, ठीक है। अब डेटा जो है वो उसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं। जब हम उस रिपोजिटरी में डेटा सेव करते हैं, ठीक है, सो उसमें हमारे पास दो तरह के डेटा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी सॉरी सर कैमरा ऑन कर दें। सो जो दो तरह का डेटा है हमारे पास, ठीक है, वो किस तरह से है, वो क्यों है, व्हाई वी नीड टू स्टोर टू टाइप्स ऑफ डेटा, वो कौन सा डेटा है। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आप खुद ही बता देंगे कि अच्छा ये डिफरेंट टाइप का डेटा है, जो डिफरेंट टाइप का डेटा है ये भी स्टोर होना चाहिए, ये भी स्टोर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स का डेटा सेव करता हूँ। स्टूडेंट का यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे नेम है और पोस्ट यहाँ पे, पोस्ट ये ऐसे ही है, ऐसे लिख लें। यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ @umg.edu.com। बाय द वे मेरा ऑफिस नंबर जो है वो 504 है, ठीक है। अगर किसी ने कोई इन पर्सन कुछ पूछना हो तो ऑफिस में आके पूछ सकता है। ये मैंने डेटाबेस में सेव किया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज दिस? नेम है। ये क्या है? ये ईमेल एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे मैं एक और नेम सेव करता हूँ। आप बताएं ये क्या है? ये फोन नंबर और ये ईमेल एड्रेस यहाँ पे कुछ। तो अभी मैंने आपको एक डेटा उसकी एग्जांपल दी, आपने कहा कि ये नेम है, ठीक है, ये नंबर है, सेल फोन नंबर है, यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे ये आईडी है, ठीक है।
तो लॉजिकली देखें तो अगर यहाँ पे नेम है तो यहाँ पे भी कोई सेम ही चीज होनी चाहिए, यहाँ नंबर या स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरह की फाइल है, आपने इसमें डेटा स्टोर किया हुआ है, तो कोई गेस करेगा कि इसमें ये तो कोई स्टूडेंट आईडी है, कोई गेस करेगा कि ये फ़ोन नंबर है। तो अगर ये फ़ोन नंबर है तो ये तो फ़ोन नंबर नहीं है, लेकिन अगर ये आईडी है तो ये भी आईडी हो सकता है। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी ने फ़ोन नंबर की बेस पर रजिस्ट्रेशन की हो, क्या नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि ये डेटा क्या है? अगर एक्सप्लिसिटली लिखेंगे नहीं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आईडी जो है अगर कुछ इस तरह का है, अब यस सर। तो कैसे पता चलेगा कि ये चीज क्या है? तो इसका मतलब ये है कि हमें कुछ ऐसा लिखने की जरूरत है, बताने की, एक्सप्लिसिटली बताने की जरूरत है। ठीक है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दो वर्ड्स हैं जो कि बहुत कॉमनली यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जांपल देता हूँ इस वर्ड को समझाने के लिए। मैं कहता हूँ कि हाफ ग्लास है और वो वाटर से फिल है। हाफ ग्लास जो है वो पानी से फिल है, तो दूसरा हाफ ग्लास क्या होगा? एम्प्टी होगा। ये आपकी इम्प्लिसिट असम्पशन थी, हालांकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि हाफ ग्लास जो है वो पानी से भरा हुआ है, तो मेरी एग्जांपल जो है इस केस में भी ट्रू है, यहाँ पे पानी जो है वो फुल ग्लास भरा हुआ है, और यहाँ पे हाफ ग्लास खाली है, उस केस में भी ट्रू है मेरी स्टेटमेंट। मेरी स्टेटमेंट ये थी कि हाफ ग्लास पानी का भरा हुआ है, इस केस में भी ट्रू है, इस केस में भी ट्रू है। इस केस में इन्होंने मुझसे असम्पशन ले ली कि दूसरा हाफ पार्ट खाली है, मैंने तो नहीं कहा। ठीक है, तो ये इम्प्लिसिटली आपने सोच लिया। ठीक है, एक्सप्लिसिटली मैंने तो कुछ नहीं बताया उसके बारे में। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे इशू ये है कि अगर नेम है तो आपको कैसे पता चलेगा कि नेम किसका नेम है? भाई स्टूडेंट का नेम है, पर्सन का नेम है, फादर का नेम है, किसका नेम है? नेम तो बहुत सारे पर्सन्स के हो सकते हैं। ठीक है, सेनेटर का नेम है। ठीक है, इलेक्शन हो रहे हैं आजकल, तो ये कैसे पता चलेगा? तो हमें बेसिकली इस कॉलम के बारे में कुछ एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा। वो क्या चीज़ है एक्सप्लिसिटली? हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा ये स्टूडेंट नेम है, एस नेम यहाँ पे मैं लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा ये स्टूडेंट आईडी है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ये स्टूडेंट ईमेल है। तो आपको कुछ लग रहा है कि इस तरह की बहुत सारा मिलियंस ऑफ रैकेट्स हैं इस तरह के? ठीक है, तो आपको इस कैटेगरी में और इसमें डिफरेंस लग रहा है? क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? कोई और? सर वो डिफाइन कर रहा है कि डेटा है, सर आपने कैटेगराइज कर दिया। ये डेटा है, एक्चुअल डेटा, रॉ फैक्ट्स जो कि आप सेव कर रहे हैं, जिससे आपने कल को इन्फॉर्मेशन गेट करनी है कि रजा नाम का कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, उसका आईडी क्या है या उसका ईमेल एड्रेस क्या है, उसको ईमेल करनी है, कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी है। तो ये क्या चीज़ है? ये डेटा जो है, ये डेटा इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इसका मतलब है ये डेटा इसको डिफाइन कर रहा है, ये डेटा बेसिकली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये डेटा है, और ये क्या है? डेटा अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा। तो इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं मेटा डाटा। तो मेटा डाटा क्या हुआ? डेटा अबाउट डाटा। ठीक है, अब दो स्टाइल होते हैं टीचिंग के। ठीक है, एक स्टाइल ये होता है कि पहले बताया जाए बच्चे को कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, डाटा एंड मेटा डाटा। मेटा डाटा क्या होता है? डाटा अबाउट डाटा। तो मेरा टीचिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। मैं पहले बताता हूँ कि एग्जांपल देता हूँ, फिर बताता हूँ कि मेटा डाटा क्या है। ठीक है, सो मेटा डाटा क्या है? डाटा अबाउट डाटा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा और मेटा डाटा। तो अब डेटाबेस के ऊपर दोबारा आते हैं। तो डेटाबेस इज अ रिपोजिटरी वेयर वी स्टोर डेटा। नहीं, कंप्लीट ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। डेटाबेस इज अ रिपोजिटरी which stores collection of data and metadata. Collection of data and metadata. ठीक है, तो ये डेटाबेस की कंप्लीट डेफिनेशन है।
ओके सो अब आपको डेटाबेस की डेफिनेशन जो है वो नहीं भूलेगी। डेटाबेस इज अ रिपोजिटरी which contains or stores collection of data and metadata। ठीक है ओके सर डेटा और मेटा डेटा की डिफरेंस एक दफा दोबारा बता दें। डेटा जो है एक्चुअल इंफॉर्मेशन, एक्चुअल डेटा जो कि हम किसी भी एंटिटी के बारे में सेव करते हैं। एंटिटी क्या होती है? एंटिटी इज एनीथिंग अबाउट व्हिच वी वांट टू सेव डेटा। एंटिटी इज एनीथिंग अबाउट व्हिच वी वांट टू सेव डेटा। जैसे पर्सन एक एंटिटी है, स्टूडेंट एक एंटिटी है, ठीक है, एनिमल एक एंटिटी है, प्लेस, एनीथिंग, एनी नाउन, उसको हम एंटिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो जिसके बारे में हमने डेटा सेव करना है वो हमारी एंटिटी है। तो जो डेटा हमने एंटिटी के बारे में सेव किया है वो डेटा कहलाएगा, और उस डेटा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, उस डेटा के बारे में जो एक और डेटा जो उसके बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा है, उस डेटा को हम मेटा डेटा कहेंगे। तो मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, तो मेटा डेटा ज्यादा होगा या डेटा ज्यादा होगा? डेटा ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि मेटा डेटा जो है वो वन टाइम मेंशन करना है। ठीक है, सो डेटाबेस आपको क्लियर हो गया। अब एक वर्ड है, डेटा तो क्लियर हो गया, इंफॉर्मेशन, डेटाबेस। अब डेटाबेस सिस्टम, मैंने लास्ट टाइम कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम में बताया था डिफरेंस क्या होता है, याद है किसी को? क्या होता है डिफरेंस? नहीं, कंप्यूटर को छोड़े, आप कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन करें। कंप्यूटर सिस्टम जो है उसके 4 कंपोनेंट्स हैं। कंप्यूटर सिस्टम कंटेन्स 4 कंपोनेंट्स। ठीक है, सबसे पहले आप हार्डवेयर लेके आते हैं, मशीन, ठीक है, उसके ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, विंडोज या लिनक्स की कोई डिस्ट्रीब्यूशन, फेडोरा, डेबियन, ठीक है, सेंटोस, जो भी आपने ओएस इंस्टॉल किया। ओएस करने के बाद आप उसके ऊपर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो इंस्टॉल करते हैं। अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपना आईडी जो भी है वो आप इंस्टॉल करेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होंगे। उसके बाद आप यूजर जो है इस एप्लीकेशन को रन करके अपने टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो यूजर्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, these 4 components makes computer system। ठीक है, अब आप बताएं डेटाबेस सिस्टम में क्या होगा। डेटा का आपको बता दिया, डेटाबेस का आपको बता दिया, डेटाबेस सिस्टम क्या होगा? आपके ख्याल में गैस कर रहे हैं कितना माने? दैट्स कोई डेटाबेस सिस्टम में हम एक किसी को डाटा को लेंगे, उसको स्टोर करेंगे, अपडेट करेंगे, जो रीड करके कहीं जगह स्टोर होगा। सर जिसके थ्रू पूरा डेटाबेस क्रिएट होगा, जब स्टेप्स जो होंगे, इस तरह आपने ये एक्सप्लेन एग्जांपल दिया, इसी तरह से होंगे एंटिटीज, देन फर्दर इंफॉर्मेशन डेटा। सर उसको डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस लगाना। एक कंप्यूटर सिस्टम की आपको मैंने डेफिनेशन बता दी, तो वहां से आपको बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन मैं इसलिए से बता रहा हूं कि ताकि सिस्टम के जो कीवर्ड्स हैं वो आपके माइंड में चले जाएं। ठीक है, अब अपने कंप्यूटर की जगह पे डेटाबेस लगाना है। तो डेटाबेस का मैंने आपको बता दिया, डेटाबेस का दिया, डेटाबेस इज अ रिपोजिटरी वेयर वी स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेटाडाटा। ठीक है, तो डेटा को हम एंड यूजर डेटा भी कहते हैं। ठीक है, डेटाबेस इज अ रिपोजिटरी व्हिच कंटेन्स एंड यूजर डेटा, कलेक्शन ऑफ एंड यूजर डेटा एंड मेटाडाटा। ठीक है, तो डेटाबेस की डेफिनेशन आपको बता दी, कंप्यूटर सिस्टम की आपको डेफिनेशन बता दी। कंप्यूटर को स्किप करके इसकी जगह पे डेटाबेस लगा देना। तो क्या चीज आपको नजर आ रहा है, क्या डेटाबेस सिस्टम की क्या डेफिनेशन हो सकती है? आप जो डेफिनेशन बता रहे हैं ना वो एक और कीवर्ड है, वो मैं आपको लिख देता हूं, डेटाबेस सिस्टम, ठीक है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप जितनी भी चीजें बता रहे हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन बता रहे हैं। तो डेटाबेस सिस्टम क्या? सर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और जो डेटाबेस है उसकी कलेक्शन को उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के, वो डेटाबेस जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं डेटाबेस के लिए, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। सर वो आप Sir, collection of database is called database system. तो अभी तक आपने वो मेरा पॉइंट फॉलो नहीं किया, आप किसी की नजर यहाँ पे नहीं गई कि सिस्टम का मतलब ये है। ठीक है, तो इसमें जो डेटाबेस सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम में एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो प्रोग्रामिंग का एप्लीकेशन है, कोई गेम खेलनी है, ठीक है, कैलकुलेटर यूज करना है, नोटपैड खोलना है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, वो कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है। यहाँ पे अगर हम डेटाबेस प्रोग्राम ले लें,
डेटाबेस प्रोग्राम कोई भी ले लें, ठीक है, जैसे कि एक्सेल है, वो भी तो डेटा सेव करती है, तो एक्सेल शीट आपने ओपन की हुई है, ठीक है, तो दिस मेक समथिंग क्लोजर देन कि ये चीज जो है वो डेटाबेस सिस्टम है। डेटाबेस सिस्टम में क्या होगा? हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कह सकते हैं इसको, ठीक है, यूजर होंगे, ठीक है, और इसमें क्या होगा? अच्छा, डेटाबेस सिस्टम जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या लगी होगी? क्या होगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज? डेटा इटसेल्फ। तो पहली चीज डेटा, तो कंप्यूटर सिस्टम में पहली चीज जो है वो डेटा होगी। एक चीज जो है वो डेटा कंफर्म हो गया कि उसमें कंप्यूटर डेटाबेस सिस्टम में एक चीज जो है वो डेटा है, कंफर्म। दूसरी चीज क्या है? ऑब्वियसली यूजर्स, जो कि उस डेटा को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, चाहे वो सेव करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं। तो द सेकंड थिंग इज पीपल, ठीक है, नजर नहीं आ रहा। ओके, इस विंडो में लिखना पड़ेगा। स्लाइड्स भी ओपन कर लो सर, आप पीछे नोटपैड ओपन कर लो। सो डेटाबेस के बारे में बता रहा था आपको, डेटाबेस के बारे में आपको उसको डिफाइन किया, व्हाट इज डेटाबेस। कभी भी आपसे कोई पूछे ना कि आपको टीचर के आपको एक टॉपिक की समझ आ रही है, तो आप अपने आप से 3 क्वेश्चन किया करें। जो टॉपिक है वो क्या है, व्हाट, क्या हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई, और हाउ, ये कैसे है, क्या। तो अगर ये इन तीनों के आंसर्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि टीचर सही पढ़ा रहा है, आपको सही समझ आ रहा है। अगर आपने इसको मेजर करना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है टेंजिबल फॉर्म में कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, हालांकि ये ऐसी चीज है जो कि मेजर नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी अगर आपने सामने हो इसको मेजर करना है तो आप 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछा करें। तो सबसे पहले डेटाबेस आपको बताया कि डेटाबेस क्या है, व्हाट, व्हाई वी यूज डेटाबेस, डेटाबेस बनाने की जरूरत क्यों है, डेटा को और मेटाडेटा को स्टोर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों यूज करना है आपने परमानेंटली स्टोर करने के लिए डेटा को, सर अपनी आसानी के लिए, एफिशिएंसी के लिए, नहीं, तो फर्दर यूज और इंफॉर्मेशन करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन स्टोर्स डेटा टू मेक डिसीजन मेकिंग के लिए। जैसे मैंने आपको CSS की एग्जांपल दी थी कि वो आपने बर्थडे स्टोर की हुई है, उसे एज कैलकुलेट करते हैं और उसकी बेस पे डिसाइड करते हैं कि इस बंदे को अलाउ करना है एग्जाम में बैठने के लिए कि नहीं करना। अगर ओवर एज बंदा जो है वो एग्जाम में बैठ जाएगा, 40 साल का 50 साल का बाबा, वो एग्जाम पास कर जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे रिक्वायरमेंट है एक एनर्जेटिक बंदे की, वो 50 साल का बाबा, वो अब दिल की बीमारी को लेके बैठा हुआ है, अब वो काम करेगा या दिल की बीमारी को संभालेगा? तो वो उनका काम होगा, फिर जिस डिपार्टमेंट में उसको लगाएंगे उसका काम होगा।
तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, फेलियर की तरफ जाएगी। तो ये है डेटाबेस को बनाने की जरूरत क्यों है, डेटा को स्टोर करने की जरूरत क्यों है, बिकॉज वी नीड टू मेक डिसीजंस एफिशिएंट एंड करेक्ट डिसीजंस विल लीड एन ऑर्गेनाइजेशन टू द सक्सेस। ठीक है, तो ये वजह है डेटाबेस को बनाने की। ठीक है, हाउ, तो हाउ का आंसर इस पूरे कोर्स में हम देखेंगे कि डेटा को हम स्टोर किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस देखें, ठीक है, हिस्टोरिकली देखें आप, तो पहले लोग जब कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे तो डेटा को किस तरह से सेव करते थे लोग, पेपर्स की लिखकर पेपर। किसी ने कभी क्लर्क को देखा है कि कैसे रिकॉर्ड मैनेज कर रहा होता है, तो फाइल्स बनाई होती हैं और फाइल में उसने लाइनें लगाई होती हैं जैसे, तो हर लाइन में उसने एक स्पेसिफिक, जैसे कि अगर आप कार पार्किंग है, अभी भी ऐसी होता है कार पार्किंग, या आप उसमें कोई ऐसी जगह में जहाँ पे नंबर नोट कर रहे होते हैं, ठीक है, या आपका नेम लिख रहे होते हैं, जैसे कि बाहर हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे होते हैं, वो ऐसे आईडी कार्ड, तो इस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन लिख रहे होते हैं, आपका नेम लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे आपका फोन सेल फोन नंबर लिख लिया, ठीक है, और आपका काम क्या है, ठीक है, और टाइमिंग क्या है आपका, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऐसे स्टोर हो रही होती है। ठीक है, अब उसके पास रजिस्टर से रजिस्टर बन ही जा रहा है, डेली का डेटा कॉपी हो रहा है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक बंदा जो है उसको ढूंढ रहे हैं, ठीक है, उसने शाम को यूएमटी को विजिट किया था, पता चला कि उसने यूएमटी को विजिट किया, ठीक है, उसका नाम जो है वो असद है, ठीक है, और उसने यूएमटी को विजिट किया था। अब अगर उस बंदे से पूछेंगे या असद नाम के बंदे ने आपकी यूनिवर्सिटी को विजिट किया था, जरा ढूंढ के बताओ उसका सेल फोन नंबर उसने क्या लिखवाया था, ठीक है, तो कितनी देर में आंसर करेगा? नेम उसका नेम हमें पता है, उस केस में क्या होगा? मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर असद नामी एक आदमी है तो उसको कितनी देर लगेगी? सर जब तक आपका काम कवर होगा तब तक तो उसके पास अगर जितनी भी एंट्रीज हैं असद नाम को, वो सारा का सारा रजिस्टर जो है वो स्क्रॉल डाउन करेगा, क्योंकि एक से ज्यादा भी असद हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको नहीं पता कि कौन सा असद, तो पूरा का पूरा रजिस्टर जो है वो 1 बाय 1 देखेगा, और जहां जहां पे उसको असद का कीवर्ड मिलेगा नेम में, उसका वो नेम जो नंबर जो है नोट करता जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली टाइमिंग और ब्ला ब्ला, ठीक है, तो जब ये सारी चीजें उसके पास आएंगी तो तब वो आपको जो है वो उसका आंसर देगा कि ये 4 लोग भाई असद के नाम से हैं, इन्होंने विजिट किया था, इनका नंबर ये है, ठीक है, वो एजेंसी फॉर एग्जांपल उस बंदे को ढूंढ रही है, वो फिर वो चारों का रैकेट लेके चली जा रही है। ठीक है, तो थिंग इज कि वो उसको कितनी देर लगेगी वो पूरा रजिस्टर देखने में? 1 घंटा 2 घंटे, हो सकता है कि उसने पूरा का पूरा रजिस्टर भरा हो, ठीक है, या हो सकता है उसने पूरे महीने का या 2 माह का उसने रिकॉर्ड चेक करना हो, तो हो सकता है वो पूरा दिन लगा दे, ठीक है, या 2 दिन लगा दे। तो ये इस तरह से हमारा जो डेटाबेस है वो इस तरह से सेव हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भी आप उसी इरा में है, जब या अभी ऐसे ही आप उसकी जगह पे बैठे हो, तो अगर आपको पता है कि इस तरह की क्यूरी मुझे कल को आ सकती है, ठीक है, तो आप किस तरह से डेटा सेव करेंगे टू मेक एफिशिएंट? यूनिक आईडी मतलब कैसे? टाइमिंग तो नोट हो रही है सर नंबर्स के साथ, यूनिक नंबर। यूनिक नंबर से क्या होगा? मैं क्यूरी है असद में आपको दूंगा और असद में उसको दूंगा, आपने मुझे जल्दी ढूंढ के देना है कि ये वो 4 बन गए, ये आंसर है, तो आप क्या करेंगे? किस तरह से रिकॉर्ड सेट करेंगे? अल्फाबेटिकली। इसने कहा कि अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं अल्फाबेटिकली लिखूं, ए के नेम जो है वो पहले लिखूं एक पेज पे, बी के दूसरे पेज पे लिखूं, सी के दूसरे पेज पे लिखूं, डी के। इससे क्या होगा? असद कहेगा वो सिर्फ अल्फाबेट, वो सिर्फ ए वाले पेजेस वाले देखेगा जिनके नेम ए से स्टार्ट हो रहे हैं उनको देखेगा, ठीक है, और जट से उसका आंसर बता देगा कि ये फलां फलां। तो इसको कितना टाइम लगा? हो सकता है इसको 10 मिनट या 15 मिनट लगे, क्योंकि इसने 1 पेज लिखना है या 2 पेज लिखने हैं, उसने हो सकता है 300 पेज लिखने हैं।
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट टैक्टिक्स हो सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि जो सर्च की क्यूरी है वो कितने परसेंट चल रही होती है नॉर्मली, सबसे ज्यादा सर्च की क्यूरी चल रही होती है नॉर्मली। नादरा का जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो उसमें आप एक दफा डेटा स्टोर करते हैं, हो सकता है एक आध दफा अपडेट करेंगे, 2 दफा अपडेट करेंगे, 3 दफा अपडेट करें, ठीक है। लेकिन जो आपकी जो सर्चिंग हो रही होती है, जो आपके रिकॉर्ड की, वो बार बार हो रही होती है। तो सर्चिंग जो है उसको एफिशिएंट बनाने के लिए हम उसको एफिशिएंट वे से स्टोर करने की जरूरत है, ठीक है। तो अब नेम की बेस पे तो आप एफिशिएंट सर्चिंग कर लेंगे, कल को वो कहता है कि वो नंबर देता है आपको, फोन नंबर देता है, कहता है ये फोन नंबर जिसका है ना मुझे वो बंदा ढूंढ दो, फिर क्या होगा? इसका मतलब है कि हमने अगर इस तरीके से चलेंगे तो हर डाटा के लिए तो ये भी राइट आंसर है। तो इसका मतलब ये है कि आप डुप्लीकेट बना लें। डुप्लीकेट बनाने का मतलब ये कि एक रजिस्टर में आप नेम के हिसाब से एंट्री करें, एक रजिस्टर में आप फोन नंबर के हिसाब से एंट्री करें, ठीक है। तो अगर कोई नेम के लिए आ कहता है तो रजिस्टर एक देख लें, अगर कोई फोन नंबर से कहता है कि इस फोन नंबर को सर्च करना है तो आप रजिस्टर बी देख लें, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया, आपने डेटा को डुप्लीकेट कर दिया, डेटा सेम डेटा को आपने 2 जगह पे सेव कर दिया। इसको कहते हैं डेटा रिडंडेंसी, कि एक जगह ए सेम डेटा एक से ज्यादा लोकेशन पे सेव करना, इसको कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का फायदा क्या होता है? ये एक बेनिफिट ये है कि हम डेटा को जल्दी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट क्यूरीज के साथ, नंबर 1। एक और बेनिफिट है डेटा रिडंडेंसी का, वो क्या? बैकअप क्रिएट करने। एक रजिस्टर का हम खराब हो जाता है या एक रजिस्टर जो है वो जल जाता है या कोई एक रजिस्टर आपने किसी और को देना है, तो आपके पास स्टिल बैकअप है, ठीक है। तो इस तरह से डेटा रिडंडेंसी जो है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप डेटा को एफिशिएंटली आप उसकी क्यूरी को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, नंबर 1, बैकअप होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज क्या है डेटा रिडंडेंसी? सर आपको 2 दफा लिखना पड़ेगा एक ही डाटा। सेम डेटा जब आप 2 दफा लिखेंगे और 2 रजिस्टर यूज कर रहे हैं, तो एक तो रजिस्टर जरा यूज कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है। जहाँ पे उसने 1 दिन काम करना था अब उसको 2 दिन काम करना पड़ेगा, जहाँ उसको 5 मिनट लग रहे थे एक रेकॉर्ड को एंट्री के लिए, उसको 10 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट जो है वो इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स पेइंग आप कर रहे हैं, आपके रिसोर्स का टाइम ज्यादा लग रहा है, या हो सकता है आपको एक क्लर्क की जगह 2 क्लर्क बिठाने पड़े, ठीक है। अगर आपने इंस्टेंट आपने पर्सन्स को एंटरटेन करना है, आपने यूजर्स को एंटरटेन करना है, क्योंकि बाहर लाइन लगी हुई है, अगर एक बंदा जो है उसके ऊपर 10 मिनट लगा रहे हैं तो दूसरे बंदे डिस्टर्ब होकर लाइन हो गया कि यार आपका काम ही नहीं हो रहा, एक बंदा आपसे एंट्री नहीं हो रहा, उसकी एंट्री नहीं हो रही तो आपकी हमारी एंट्री हो रही, तो आपको फिर 2 पर्सन बिठाने पड़ेंगे अगर आपने डेटा रिडंडेंसी जो है वो क्रिएट कर दी। रिडंडेंट बाद में भी कर सकते हैं आप, बाद में कर सकते हैं आप, फिर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर आप देखेंगे अच्छा कौन सा नंबर जो है, देखेंगे आपके पास नंबर आया 0 3 2 1 एंड सो ऑन, यहाँ पे आपके पास असद है, ठीक है। अब आपके पास एक नया नेम आता है, ठीक है, उसका नेम भी ए से स्टार्ट होता है, असद, ठीक है। यहाँ पे उसका नंबर है 0 4 3 2 सो ऑन। तो अब आप फौरन देख सकते हैं कि अच्छा इसको मैंने असद के नीचे प्लेस करना है, ठीक है, और ये नंबर जो है ये नंबर इस हिसाब से मैंने उस दूसरे रजिस्टर में कहाँ पे इसको प्लेस करना है। लेकिन अगर आप एक दफा ये रजिस्टर बनाते जाएंगे ऐसे, ठीक है, तो फिर आप जब नंबर देखेंगे तो फिर आपको नंबर सारों के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये ऐसा ही है जैसे कि एक एलिमेंट को सॉर्ट करना और एन एलिमेंट को सॉर्ट करना, ठीक है, तो आपको कॉस्ट ज्यादा पे करनी पड़ेगी। आप सारे नंबर देखेंगे, कंपेयर करेंगे, उसको पिक करेंगे और फिर लिखेंगे उसी तरतीब। तो ये मैं बस एक एग्जांपल ले रहा था वैसे ही कि ये व्हाई वी नीड टू स्टोर एफिशिएंट डेटा, ठीक है। डेटा का फॉर्मेट जो है वो भी बड़ा मैटर करता है, डेटा की स्टोरेज और उसका स्ट्रक्चर वो भी बड़ा मैटर करता है। जब उन सबको देखेंगे तो देयर आर डिफरेंट डेटा मॉडल्स, कि डेटा को स्टोर किस तरह से करना है, ठीक है। वो हायरार्किकल मॉडल है, नेटवर्क मॉडल है, रिलेशनल मॉडल है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है। ये डेटा मॉडल्स हैं
मॉडल क्या होता है? व्हाट इज मॉडल? मॉडल को उर्दू में नमूना कह सकते हैं या खाका कह सकते हैं, ठीक है। इट इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग, ठीक है। किसी भी चीज की एक रिप्रेजेंटेशन है, उसको कह सकते हैं। जैसे कि ये एक रिप्रेजेंटेशन है, किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है? कार की, ठीक है। तो ये बेसिकली खाका है, नमूना है एक गाड़ी का, ठीक है। ये एक हाई लेवल व्यू देता है कि कार किस तरह की होती होगी, ठीक है। एक ऐसा बंदा जिसने जिंदगी में कभी भी कार नहीं देखी है, एक ऐसा बच्चा जो कि जिसने कार देखी नहीं है, ठीक है, गाँव में कहीं रहता था, एकदम से उसको शहर में आना पड़ा, उसने पहली दफा कार देखी, तो उसको नहीं पता था कि ये कार है, ठीक है। तो अगर उसको खाके दिखाए गए होंगे पहले, तो वो फौरन ही जब शहर में आएगा कार देखने में कहेगा ये कार है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन, नमूना, खाका, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन जो है इसको हम कहते हैं मॉडल। मॉडल, ठीक है। तो डेटा मॉडल का मतलब क्या होगा? डेटा को स्टोर करने के नमूने, ठीक है। तो ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है हायरार्किकल नेटवर्क रिलेशनल एंटिटी। तो आपकी फर्स्ट असाइनमेंट ये है, ये है फर्स्ट असाइनमेंट कि आपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ये आपने हायरार्किकल नेटवर्क रिलेशनल, ये एक एक पेज जो है आपने इसके ऊपर लिख के लेके आना है, या एक पेज अगर आपको ज्यादा लग रहा है इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखे, नीचे आपने इसका वो खाका डिजाइन करना है, नमूना, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन इसकी देनी है। तो हायरार्किकल नेटवर्क रिलेशनल एंटिटी रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दिस इज योर फर्स्ट असाइनमेंट, यू हैव टू सबमिट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। या पेपर फॉर्म में जितनी भी असाइनमेंट्स होंगी वो आपने हैंड रिटन फॉर्म में सबमिट करवानी है, ठीक है, ताकि आप कॉपी करें लेकिन एटलीस्ट आप थोड़ी सी हाथ से मेहनत कर लें, ठीक है। तो आपको पता होगा आपने क्या करना है। तो हाँ ऑफ कोर्स करूंगा मैं। एलएमएस उन्होंने न्यू डिजाइन किया, न्यू एलएमएस आ रहा है आज। अभी तक वो ट्रांजिशन मोड में है, आज आ जाएगा तो मैं आपको सारे यूजर्स को एलएमएस के ऊपर जो है ना वो ऐड कर दूंगा। ऐड हो गए आप? पहले ये था कि हमें खुद ही करने पड़ते थे, आप खुद ही हो गया गुड है। फिर मैं सिंपली ये स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा और लेक्चर जो वीडियो लेक्चर है वो भी मैं इंशाल्लाह उसका लिंक अपलोड कर दूंगा आज, ठीक है। तो आज से फिर आपका काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको सारी चीजें ऑनलाइन मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आप पढ़ के आएंगे ना खुद से तो फिर हम इनको भी डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट डेटा मॉडल जो है वो क्या है, ठीक है। सो डेटाबेस हम डिस्कस कर रहे थे, डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ठीक है, एंड इट्स मेटाडाटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। अभी हमने बात की है, ठीक है, कि अगर हम उसको इस वे में करें, ठीक है, तो हम ज्यादा एफिशिएंटली उसको एक्सेस कर सकते हैं, एफिशिएंटली क्यूरी का रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, तो उसको वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट कह रहा है, ठीक है। बेसिकली स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आपने एक पोर्टल बनाया, उस पोर्टल के ऊपर आपने डिफरेंट स्टूडेंट्स का डेटा गेट करना, एक इवेंट है, या जैसे आपने कैंपेन चलाई थी कि अगर ऑनलाइन स्टडी किया तो ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए, ठीक है, तो वो कैंपेन चलानी है। तो उस कैंपेन में आपने क्या कहते हैं साइंस सिग्नेचर्स देने हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स। ये कितने लोग आपके साथ हैं? तो यूनिवर्सिटी कहती है आप डिजिटल सिग्नेचर्स लो। अगर 20,000 स्टूडेंट्स हैं हमारे यूनिवर्सिटी के, तो अगर 11,000 स्टूडेंट्स ने आपके हक में फैसला कर दिया, 51% ने आपके हक में फैसला कर दिया, तो हम मान लेंगे कि जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होना चाहिए, ठीक है। तो आप एक सिंपल सा पोर्टल बनाते हैं, पोर्टल क्या कहते हैं कि अपना नेम दें, ठीक है, यहाँ पे नेम लिखें, ठीक है, यहाँ पे आप अपना आईडी लिखें, ठीक है, सेमेस्टर लिखें, ठीक है, और आप जो है ना एग्री का बटन प्रेस करें, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा आपने वेब पेज बना लिया, गूगल पेज बना लिया। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स ने जो भी यहाँ पे नेम, आईडी और सेमेस्टर एंटर किया था वो आपको एक फाइल में इस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है राशिद है, सना, जो नाम इस तरह से लिखे हो यहाँ पे, ठीक है। आपने यहाँ पे आईडी लिखे, जो भी आईडी है आपका 20176221 एंड सो ऑन, यहाँ पे आईडी लिखे हैं। यहाँ पे उनके सेमेस्टर है, सेमेस्टर जो है उसका स्प्रिंग 2020, ठीक है, ये सेमेस्टर है।
अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इस फॉर्म को फिल करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ना जल्दी जल्दी में आईडी यहाँ पे लिख देते हैं, नेम यहाँ पे लिख देते हैं। तो आईडी यहाँ पे आ रहा होगा, एक स्टूडेंट का आईडी यहाँ पे आ रहा है, ये उसका आईडी यहाँ पे आ रहा है, उसका नेम यहाँ पे आ रहा है अली, ठीक है, और भी यहाँ पे आ रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि हमने देखा है कि क्या अली नाम के लड़के ने ये इसमें एग्री किया था कि नहीं किया था, ठीक है। कल को 50% जो है 51% जो है वो मिल गया कि आपको राइट सीएस मिल जाती है, एग्जाम भी जो है वो आपके ऑनलाइन हो जाते हैं, ठीक है। कल को अली के जो टीचर वो इसको पकड़ लेता कि तुमने ये मसला किया था, नाम मैं बताता हूँ, तो वो अली का नाम इसमें सर्च करता है, तो क्या क्यूरी लगाएगा, वो कहेगा यहाँ जहाँ पे ये बेसिकली स्टूडेंट नेम है, तो यहाँ जहाँ पे स्टूडेंट नेम अली है, ठीक है, वो रिकॉर्ड सर्च करके लेके आओ, उसको अली मिलेगा, उसको अली नहीं मिलेगा, वो इसके साथ मैच होगा, इसके साथ नेम मैच होगा, अली इसके साथ मैच होगा, इसके साथ सबके साथ नो, कहीं पे भी मैचिंग नहीं होगी उसकी, अली नहीं मिलेगा, ठीक है, तो अली बच गया। तो ये जो डेटा है ये स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं, सर इन केस अगर कहीं कोई हो फिर डिलीशन अगर फाइंड वो आ जाएगा, वो आ जाएगा सर आ जाएगा। मैं बात ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, वो तो जस्ट एक कहानी नहीं, वो करता रहे मेरे पास, मैं बेसिकली आपको स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आपका डेटा कुछ इस तरह से है कि आपने जो यहाँ पे लिखना था वो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ से यहाँ पे लिखना था यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं रही, तो ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं है। तो अगर आपका नेम प्रॉपर है, आईडी प्रॉपर है, ठीक है, और ये सारी चीजें आपकी जिस फील्ड में जो कॉन्टेंट्स आने चाहिए थे वही है, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। तो डेटाबेस क्या होती है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ एंड यूजर डेटा एंड मेटाडेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। तो डेटाबेस की डेफिनेशन आज आपको 100% क्लियर हो गई। नॉर्मली एक स्टूडेंट कोर्स पढ़ लेता है लेकिन एट द एंड उसको कोई डेफिनेशन पूछे कोर्स की उसको नहीं आती होती, आप अपने आप से अपने प्रीवियस 5 जो कोर्सेज आपने पढ़े हैं उनकी डेफिनेशन याद करके अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको कितने कोर्सेज की डेफिनेशन आती है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रट्टा लगाना जरूरी भी होता है, 2-4 डेफिनेशन ऐसी आनी चाहिए जो कि फिंगर टिप्स के आपके ऊपर हो। अगर आपसे पूछ ले कोई कि कंप्यूटर साइंस की डेफिनेशन बताओ तो नहीं आएगी, तो ये जो है ना ये रट्टा लगाना जरूरी है। आईटी की डेफिनेशन, सीएस की डेफिनेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईटी एंड सीएस, तो ये बड़ा मुश्किल सवाल हो जाता है हमारे लिए इसको आंसर करना। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब हम जाते थे बैचलर्स के बाद इंटरव्यूज के लिए तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते थे तो हम कहते थे ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन इसको नहीं पूछना चाहिए, लेकिन बहरहाल उसकी मर्जी इंटरव्यूअर की आप क्या क्वेश्चन पूछता है, तो अगर आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, कंप्यूटर साइंस का आप समझ लें कि कंप्यूटर साइंस की आप टूटी फूटी भी उसको डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं तो वो आपको जॉब देगा, वो जॉब तो डेटाबेस सिस्टम के ऊपर आ जाते हैं। डेटाबेस सिस्टम क्या है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम है ना, डेटाबेस सिस्टम है। डेटाबेस सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। इसमें क्या क्या चीजें हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ हार्डवेयर, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम में था सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसमें उसने ऑपरेटिंग सिस्टम को और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को उसने सॉफ्टवेयर का नाम दे दिया, ठीक है। पीपल, यूजर का नाम इसमें पीपल है। प्रोसीजर्स एंड डेटा, इसमें 5 चीजें हैं, ठीक है। तो डेटाबेस सिस्टम क्या है, डेटाबेस सिस्टम कब बनेगा, सिस्टम एक ऐसी चीज होती है जो कोई इनपुट ले रही होती है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रही होती है और कुछ चीज आउटपुट जनरेट कर रही होती है, उसको हम कहते हैं सिस्टम। सिस्टम एक कोई एक रनिंग चीज होती है, ठीक है। कंप्यूटर को हम बंद करके भी रख देंगे ना तो ये कंप्यूटर ही है, लेकिन ये सिस्टम नहीं है। सिस्टम इज समथिंग जो कि रनिंग फॉर्म में है, कोई चीज इनपुट ले रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, उसके ऊपर आउटपुट जनरेट कर रहा है, दैट इज काइंड ऑफ सिस्टम। तो ये डेटाबेस सिस्टम जो है ये भी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इसके 5 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसीजर्स एंड डेटा, ठीक है। तो इसमें आपको हार्डवेयर क्लियर है, हार्डवेयर
सर इंटीग्रेटेड सिस्टम का क्या मतलब है? इसका इंटीग्रेटेड सिस्टम का इंटीग्रेटेड सिस्टम, अगर ये सारी की सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होंगी तो उसको हम इंटीग्रेटेड कहते हैं। तो अगर ये बिल्कुल अलग है, डेटा अलग पड़ा हुआ है, यूजर अलग है, उस डेटा के साथ इंटीग्रेट कुछ नहीं कर रहा, किसी प्रोसीजर या रूल या पॉलिसी के तहत नहीं कर रहा, सॉफ्टवेयर बिल्कुल अलग है, हार्डवेयर बिल्कुल अलग है, ठीक है, तो उसको हम डेटाबेस सिस्टम नहीं कहेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर ये इनमें आपस में हार्डवेयर पड़ा हुआ है, यस, कंप्यूटर पड़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर है, यस, और दूसरे सॉफ्टवेयर सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल है, ठीक है, पीपल है, पीपल कराची में बैठा हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें हैं, लेकिन वहाँ पे डेटाबेस सिस्टम नहीं होगा। डेटाबेस सिस्टम तब होगा जब वो सारे के सारे एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में आपस में कनेक्टेड होंगे, कम्युनिकेट कर सकते होंगे। ठीक है, तो इसके ये 5 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो जो डेटा है उसके ऊपर किसी रूल के तहत, हम किसी पॉलिसी के तहत हम डेटा को एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एटीएम पे जाता हूँ, तो क्या मैं अपना डेटा तो अपना तो बैलेंस देख सकता हूँ, क्या मैं आपका बैलेंस देख सकता हूँ? तो ये बेसिकली प्रोसीजर है, पॉलिसी है कि अगर मैंने आपका डेटा देखना है तो मैं आपको साथ लेके आऊंगा, ठीक है, और आपका कार्ड एंटर करवाऊंगा। तो ये एक सिंपल एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर्स ये कहते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन टू ऑथराइज्ड यूजर ओनली। ठीक है, कि जो इंफॉर्मेशन जिस यूजर का राइट है या जिस यूजर को ऑथराइज्ड है वो सिर्फ वो देख सकता है। फॉर एग्जांपल आपने अभी जो एड ड्रॉप किया हुआ, तो एड ड्रॉप की रिक्वेस्ट आप एडवाइजर को सेंड करते हैं, तो एडवाइजर जो है वो उसको राइट किया गया है कि वो आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकता है, उसको देख सकता है कि इसको कौन कौन से कोर्सेज जो है वो अलाउ है, कितने क्रेडिट कार्ड्स पढ़ ली है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसको अलाउ है। ठीक है, तो एक एडवाइजर अराउंड 100 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को देख सकता है। अब जो स्टूडेंट्स अगर किसी एक एडवाइजर के पास इनरोल नहीं है तो वो एडवाइजर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देख सकता, वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये बेसिकली प्रोसीजर्स हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस यूजर को देनी है, किस यूजर को ऑथराइज्ड करना है, किसको ऑथराइज्ड नहीं करना, सारा का सारा डेटा इस यूजर को नहीं दिखाना। अब नुमान खलील है, वो सारे पूरी जितने भी आपके सीएस के स्टूडेंट्स हैं उन सारे सबकी इंफॉर्मेशन देख सकता है, लेकिन मैं नहीं देख सकता। मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन देख सकता हूँ जो सिर्फ जिनका मैं एडवाइजर हूँ, तो वो कोई 100 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं मेरे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, प्रोसीजर्स में आती है। तो प्रोसीजर्स जो है बेसिकली प्रोसीजर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, एग्जैक्टली कौन से ऑपरेशन को यूजर परफॉर्म कर सकता है, कौन सा ऑपरेशन ये यूजर परफॉर्म नहीं कर सकता। तो बेसिकली हार्डवेयर जो है, आपको पता है कि हार्डवेयर में क्या है, हार्डवेयर में सीपीयू है, रैम है, ठीक है, हार्ड डिस्क है, ये सारा का सारा हार्डवेयर कंपोनेंट्स में होता है। सॉफ्टवेयर में क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके जितने भी आप सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। पीपल भी वेरियस टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनका रोल होता है एडमिन का, ठीक है, जैसे आप वेबसाइट क्रिएट करते हो तो आप एक एडमिन रखते हो, तो एडमिन का रोल डिफरेंट होता है। फिर अभी आगे जाके हम देखेंगे कौन कौन से डिफरेंट लोग पीपल हैं, उनके रोल्स क्या हैं, देयर आर डिफरेंट वेरियस रोल्स। ठीक है, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका रोल अपना है, ठीक है, डेवलपर का रोल अपना है, सॉफ्टवेयर का मतलब अगर आपने डेटाबेस क्रिएट करनी है, आपने एक सिस्टम लॉन्च करना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, तो आपको किस तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी। मसलन स्टार्ट करें, पहले आपको डेटाबेस चाहिए। सबसे पहले आप, अगर आपने डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, मैंने अगर डेटाबेस सिस्टम बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम यूजर ढूंढने के जिनका डेटा रखना है, और डेटा एंट्री कहाँ से कहाँ पे करनी है, सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए सबसे पहले बना ढूंढूंगा ना। तो सबसे पहले अगर आपने कोई सिस्टम प्रोजेक्ट बनवाना है, चाहे वो डेटाबेस का प्रोजेक्ट है, चाहे वो भी और प्रोजेक्ट है, ठीक है,
तो सबसे पहले आप डेवलपर ढूंढते हैं भाई कि डेवलपर, जैसे अभी तो कुछ भी नहीं है ना आपके पास, अभी ब्लैंक है, खाली है, तो सबसे पहले आप डेवलपर ढूंढेंगे कि भाई हमने इस तरह का डेटा जो है वो सेव करना है, इसके लिए हमें एक सिस्टम चाहिए, वो सिस्टम डेवलप करके दो, तो डेवलपर हो, तो पीपल में डेवलपर आएगा, ठीक है। फिर एंड यूजर जिनका डेटा स्टोर करना है उनको हम एंड यूजर्स कहते हैं, पीपल जिसको हम कहते हैं आम, जिसका सिर्फ डेटा सेव होगा, ठीक है, और वो सिर्फ सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, अपना डेटा देख सकता है, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा डीबी, उसके बाद जब ये सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो उसको हम डीबी एडमिनिस्ट्रेटर को दे देंगे, तो डेटाबेस एडमिन जो है डीबी है, वो बेसिकली उस सिस्टम को यूज करेगा, वो इसमें डिफरेंट रोल्स क्रिएट करेगा थ्रू डेटाबेस, थ्रू सॉफ्टवेयर कि कौन कौन से रोल्स हैं, किसको कौन से रोल्स असाइन करने हैं, किसका क्या राइट है, सारा का सारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के पीपल हैं, ठीक है, तो इनके लिए डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको हम प्रोसीजर्स कहते हैं। तो प्रोसीजर्स का आपको समझ आ गया, पीपल का एंड यूजर डेटा, जिनका डेटा आपने सेव करना है, ठीक है, और डेटा का तो आपको पता ही है। तो ये वो सारी की सारी चीजें हैं जो कि मिलकर एक डेटाबेस सिस्टम बनाती है। डेटा क्लियर है, डेटाबेस सिस्टम क्लियर है, डेटाबेस क्लियर है, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? जब ये मैंने कहा था ना डेवलपर के पास जाएंगे, तो डेवलपर के पास क्या क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर बनवाएंगे, उस सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हम उसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनवाएंगे। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? जब भी मैनेजमेंट सिस्टम की बात आती है तो इसका मतलब ये है कि समथिंग जो कि हम ऑटोमेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बजाय से कि कोई बंदा खुद से सेव करेगा, ये डेटा मैंने सेव करना है, ठीक है, और इसको इस तरह से मैंने डिलीट करना है, इस तरह से अपडेट करना है, हम ये सारा का सारा टास्क जो है वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देते हैं, एक सॉफ्टवेयर को देते हैं, ठीक है। उसका काम क्या होता है, इट इनेबल्स इजी क्रिएशन, एक्सेस, मॉडिफाई टू द डेटाबेस। वो जो डेटाबेस है, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस बेसिकली एक रिपोजिटरी है, ठीक है, उस पे क्या सेव है, उस पे डिफरेंट फाइल्स सेव होंगी, ठीक है, फाइल सेव होंगी, फाइल्स में डेटा पड़ा होगा किस फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में पड़ा होगा, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। टेबल्स क्या होता है, टेबल क्या होता है, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जिस तरह से ये हमारे पास कॉलम्स है, ये रोज है, तो ये एक फाइल है, एक फाइल एक टेबल के ऊपर स्टोर है, इस तरह से कलेक्शन ऑफ फाइल्स हैं, दिस फाइल, तो ये डेटाबेस है। अब इस डेटा के ऊपर किसको एक्सेस देनी है, कितने डेटा के ऊपर, अगर ये डेटा जो है क्या हर किसी को दे देंगे कि आप किसी को भी डेटा रिमूव कर दें, नहीं, तो किस तरह से रिस्ट्रिक्शन हम अप्लाई करेंगे, थ्रू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लगाया, जो भी एंड यूजर होगा वो अपनी क्यूरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देगा कि मेरी क्यूरी प्रोसेस करो, वो डायरेक्टली हम इसको एक्सेस नहीं देंगे इसके ऊपर डेटाबेस, वो इसको देंगे क्यूरी के, इसको क्यूरी देंगे, वो क्यूरी देखेगा कि परफॉर्म कर सकता हूँ, इसके राइट्स हैं ये वाली क्यूरी के। ये कहता है कि टेबल 1 में रो नंबर 36 डिलीट कर दो, ये क्यूरी करता है। ये कैसे क्यूरी करता है, ये हम इंटरफेस देखेंगे कि किस तरह से करता है। तो ये क्या कर देगा, ये नहीं करेगा, ये पहले देखेगा कि जो यूजर है, बेसिकली यूजर की सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि यूजर जब लॉगिन करेगा उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके पास होगी, तो ये देखेगा ये यूजर कौन सा है, क्या ये एडमिन है, क्या ये ऑथराइज्ड है इस ये क्यूरी परफॉर्म करने के लिए। अगर ऑथराइज्ड है तो वो ये काम कर देगा, वो 36 रो जो है वो यहाँ पे जाके डिलीट कर देगा, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फिर क्या हुआ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर, ये कंप्लीट सिंपल एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि इनेबल्स करता है, इट प्रोवाइड्स इंटरफेस टू द एंड यूजर, ठीक है, ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है एंड यूजर को, इट एग्जीक्यूट्स द क्यूरीज ऑन द बिहाफ ऑफ यूजर। ये मैं ऐसी बातें कह रहा हूँ जो मैंने कहीं बुक से नहीं पढ़ी हुई, मैंने रटा नहीं लगाया हुआ, मैं जस्ट आपको अपने कॉन्सेप्ट बेस पे बता रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इट प्रोवाइड्स इंटरफेस टू द एंड यूजर, ठीक है, इट एग्जीक्यूट्स द क्यूरीज ऑन द बिहाफ ऑफ एंड यूजर, ठीक है। एंड यूजर वही है जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे एंड यूजर्स, ठीक है। तो जब वो क्यूरीज इसको देंगे तो वो किस तरह की क्यूरीज दे सकते हैं, वो सिर्फ उन्होंने डेटा को क्रिएट करना है, डेटा को अपडेट करना है, डेटा को सर्च करना है, डेटा को डिलीट करना है, डेटा को व्यू करना है,
ये सारी की सारी ड्यूटीज हैं जो कि उसने कहा हुआ है यहाँ पे। डेटाबेस सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स अस टू क्रिएट, एक्सेस, अपडेट, मॉडिफाई द डेटा इनटू द डेटाबेस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे डेटाबेस बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको क्लियर हो गया? ये पूरे के पूरे कोर्स में हमने ये देखना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कि डेटा को क्रिएट कैसे करना है, एक्सेस कैसे करना है, मॉडिफाई। क्रिएट ऐसे करना है कि हम कल को उसको एक्सेस कर सकें तो एफिशिएंटली एक्सेस कर सकें। ठीक है, और डेटा रिडंडेंट डेटा क्यों रखने की जरूरत है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उसको ओवरकम कैसे करना है, सो ऑन सो फोर्थ। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका कोई क्वेश्चन हो? No, sir. सर No, sir. Thank you. डेटाबेस सिस्टम और डीबीएमएस का डिफरेंस एक दफा दोबारा बता दें।